हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे आईआईटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑन मोशनल ईएमएफ। भाई हम मोशनल ईएमएफ के ऊपर आईआईटी के ऊपर बेस्ड अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 7, 8, 9 और 10 और 11 इन सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मोशनल ईएमएफ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स और बेसिक न्यूमेरिकल्स और एडवांस न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आज आईआईटी के न्यूमेरिकल्स होंगे इस पर डिस्कस। तो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने बेसिक लेक्चर्स नहीं देखा होगा मोशनल ईएमएफ का, तो उनको यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ मैं सवाल जब लगवाऊंगा तो पुरानी चीजें भी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा ताकि दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं आईआईटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑन मोशनल ईएमएफ। यह पहला सवाल हम देखेंगे यहाँ पर कि कैसे हम चीजों को लगा सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। मोशनल ईएमएफ बताते चलेंगे, बताया है लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे लेक्चर्स को, तो यहाँ समझाते रहेंगे धीरे धीरे, चिंता ना करो। ठीक है, देखते हैं। तो हमने कहा हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। और जब भी हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लेनी है जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ हो तो उसे हम क्रॉस से दिखाते हैं कि मान लेते हैं ये हुआ, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये इस क्या शो कर रहा है कि भाई जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। तो हमने कहा कि ऐसे हमने कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए। ठीक है, तो हमने इन्हीं के बीच में कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाया। बढ़िया तरीके से हमने कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना लिया। ठीक है, और इन सभी का डायरेक्शन हम मान लेते हैं अंदर की तरफ है। फिर हमने कहा कि हम एक सेमी सर्कुलर रॉड लाएंगे, मतलब एक रॉड लेंगे, मेटल की रॉड होगी और सेमी सर्कल के फॉर्म में होगी, और उसको हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाकर के फिट करके आ गए। ठीक है, हमने कहा कि भाई हम ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हमने कहा कि हम एक सेमी सर्कुलर रॉड यहां लाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो हमने जो है इस सेमी, देखो ये मेटेलिक रॉड आ गया, और हमने कहा ये जो सेमी सर्कुलर फॉर्म में ही तो है, तो सेमी सर्कुलर फॉर्म में जो हमको मेटेलिक रॉड दी गई है इसका कुछ रेडियस भी होगा। तो हमने कहा इस सेमी सर्कुलर रॉड का रेडियस हम मान सकते हैं और उसको हम मानेंगे भैया कैपिटल आर। ठीक है, तो हमने कहा मान लेते हैं सेमी सर्कुलर रॉड का रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, फिर हमने कहा कि मान लेते हैं ये रॉड v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़िया से भागा जा रहा है। भाई ये जो हमारा सेमी सर्कुलर रॉड है ये v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ बढ़िया से भागता हुआ जा रहा है। इस लाइन को थोड़ा मैं ज्वाइन कर देता हूं अच्छे से भाई। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है v वेलोसिटी से ये भागता हुआ चला जा रहा है बढ़िया एकदम। ठीक है, फिर हमने कहा कि बताओ कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी। मोशनल ईएमएफ बनना मतलब मोशनल ईएमएफ का इंड्यूस होना। या फिर इन्होंने कहा भाई हमने क्या पढ़ा था मोशनल ईएमएफ के बेसिक लेक्चर्स में, क्या पढ़ा था कि अगर कोई मेटेलिक रॉड है, ठीक है, अगर कोई मेटेलिक रॉड है और वो v वेलोसिटी या किसी भी वेलोसिटी से भागी जा रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो रॉड क्या करता है, एक ईएमएफ को इंड्यूस करता है। इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस, बनाना। मतलब कि अगर कोई मेटल की रॉड वो जो है v वेलोसिटी से भागेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो रॉड क्या करती है, एक ईएमएफ को इंड्यूस करती है, एक ईएमएफ को बनाती है। और इस कंडीशन में जो ईएमएफ बनता है, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो यहां जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मोशनल ईएमएफ आएगा। तो हमने कहा बताओ फाइंड मोशनल ईएमएफ। ठीक है, ड्यू टू दिस रॉड, इस रॉड की वजह से कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी। ठीक है, यही हमने पढ़ा था ना मोशनल ईएमएफ के बारे में ये सब। तो यहां हमने क्या देखा, फाइंड द मोशनल ईएमएफ, कि भाई हमको बताना है कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा। फाइंड द मोशनल ईएमएफ, ठीक है, इस रॉड की वजह से, जो कि समझ ही रहे हो। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है भाई बताते। तो हमने मोशनल ईएमएफ का क्या फॉर्मूला निकाला था, हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला था। मोशनल ईएमएफ को हम सबसे पहली बात ई से डिनोट करते हैं। तो हाँ ये हो गया, इसको हम बोले मोशनल ईएमएफ। इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, पिछले लेक्चर्स में जाके देखोगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। और उस क्या फॉर्मूला आया था, फॉर्मूला हमारा आया था वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होके आया था मोशनल ईएमएफ के लिए, हमने इसे डिराइव किया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रीवियस लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर्स में। तो ये फॉर्मूला डिराइव होके आया था। तो हम यहां पर ये v क्या होता है, v हमारे रॉड की वेलोसिटी होती है, b हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है,
और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द रॉड। यहां कुछ और कॉन्सेप्ट बनेगा, देखो कैसे। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये लेंथ ऑफ द रॉड होती है स्मॉल एल, यहां कहानी बदलेगी। क्या बदलेगा देखते, देखो हमने कहा, ध्यान से, हमने कहा कि हम मान लेते हैं जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है यानी बी, और जो हमारी वेलोसिटी है रॉड की यानी कि वी, ये दोनों कांस्टेंट है। भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, वेलोसिटी। हमने कहा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और हमारी जो वेलोसिटी है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, खैर यहां लिखते हैं हम, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां हम लिखते हैं बढ़िया से कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड और क्या है भैया, और हमारी जो वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, यहां मैं लिख नहीं पाया, समझ जाना बातों को, ठीक है। वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है कांस्टेंट हैं। ये क्या है, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं। समझ रहे हो कि नहीं भैया? अब सुनो ये क्यों बता रहे हैं हम लोग, बात समझो। देखो जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो समझ जाओ भाई एक कहानी यहां बन के आएगी। वो ये बन के आएगी कि भाई यहां पर ईएमएफ तो बनेगा, ठीक है, ईएमएफ तो जो बन रहा है कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v डॉट वेक्टर l है, वो तो अपनी एक अलग कहानी है। लेकिन अगर हमने ये देख लिया कि भाई हमारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो यहां पर जो लेंथ ऑफ रॉड होती है ना, उसकी कहानी बदल जाती है। देखो कैसे, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि स्मॉल एल हमारा क्या है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द रॉड है, लेकिन हमें अभी तक हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स मिले ही नहीं थे। रियल में क्या होता है पता है, ये जो एल होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी सबसे छोटा डिस्टेंस होता है रॉड के दो पॉइंट्स के बीच का। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या पढ़ते थे कि भाई हमने दो पॉइंट लिया, अब उन दो पॉइंट्स के बीच का कौन सा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एग्जांपल के तौर पे भाई यहां मान लो हमने ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया, अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये हमने इसको P माना, ये पॉइंट हमने Q माना। अब हमने कहा कि अगर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना हो तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, यही रास्ता होगा। अब जाने को एक आदमी यहां से जाए, ऐसे ऐसे जाता जाए इतनी दूर, और कोई आदमी होगा जो होशियारी करेगा यहां से सीधा यहां जाएगा, ठीक है। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू इनिशियल पॉइंट्स, बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। भाई किसी को भी इनिशियल मान सकते हो, किसी को भी फाइनल मान सकते हो, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वही कहानी हम यहां लेंगे। यहां हम इसको नहीं ले लेंगे कि हमने कहा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर होता है, तो हमने कहा कि लेंथ की जगह हम पाई आर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेटेलिक रॉड की लेंथ तो पाई आर ही होगी। लेकिन नहीं भाई, ये नहीं लेना है। एल क्या होता है ना, यहां पे समझोगे, जो हमारा वेक्टर एल है ये रॉड की लेंथ नहीं होती, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस है रॉड के दो पॉइंट्स के बीच का। रॉड के दो पॉइंट कौन से, एक ये पॉइंट है इनिशियल, एक ये फाइनल। भाई और कहीं पॉइंट कहां लोगे, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर हो ना। देखो तो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, रॉड के यही दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो कि ओपन है। अब इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाली तो है, यानी जो हमारा वेक्टर एल होगा वो ये लेंथ होगा, ये होगा हमारा वेक्टर एल। समझे कि नहीं? यानी अगर यहां कहानी समझो तो यहां क्या होगा, यहां पर वेक्टर एल क्या है, यहां पर जो हमारा वेक्टर एल होगा वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ना कि रॉड का लेंथ। नहीं भैया, रॉड का लेंथ नहीं हम लेंगे, हमें लेना है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल लो इसे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ बोल लो इसे। लेकिन मेटेलिक रॉड का लेंथ मत समझना इसे, नहीं गड़बड़ कर दोगे सवाल में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आज से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ भाई, अगर पॉइंट्स यहां कोई गैप ना होता तो हम रॉड की लेंथ लेते। अब बीच में गैप बन रहा था, यानी कुछ ना कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रही होगी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कैपिटल एल के रूप में लेते हैं। और कैपिटल एल को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट लेंथ। इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ या फिर वेक्टर भी बोल सकते हैं, और वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज से ये कहानी हम
समझ गए कि भाई हम एल को ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल पूरा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारा एल, तो भैया ये बताओ जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी क्या वैल्यू होगी। वैल्यू तो हमको पता, कैसे, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये रेडियस है इस सेमी सर्कल का। अब भाई अगर यहां से यहां तक रेडियस आर है तो ये सेंटर पॉइंट है सेमी सर्कल का, अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस तो कैपिटल आर ही होगा। भाई ये बताओ, पॉइंट से यहां तक आर है तो पॉइंट से यहां तक भी आर ही होगा, सेंटर पॉइंट है ना भाई। रेडियस कहां तक जाता है कि एंड पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक आओ सेमी सर्कल के, ठीक है। तो अगर यहां से यहां तक आर है तो यहां से यहां तक भी आर होगा। इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका क्या वैल्यू होगा, आर प्लस आर, 2r। यानी हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ क्या होगा, हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का लेंथ 2r होगा। यानी यहां पर ये जो हम लेंथ लेंगे इस लेंथ की जगह क्या लेंगे, 2r लेंगे। बहुत बच्चे होते हैं भाई सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस ले लेते हैं पाई आर ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं पाई आर ले लेते हैं। तो भैया पाई आर नहीं लेना है, हमको ये लेंथ लेनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। क्यों लगा, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। जहां भाई देखो कि कोई रॉड बढ़िया फेंकी गई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और भी वेलोसिटी से भाग रही है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, जितना थे उतने फिक्स हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है तो 10 टेस्ला ही पड़ी हुई है 2 घंटे बाद। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो 2 घंटे बाद 2 मीटर पर सेकंड ही पड़ी हुई है। तो समझ जाओ भाई वहां पर एल की जगह हम मेटेलिक रॉड का लेंथ नहीं लेंगे, वहां पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं, रॉड की लेंथ नहीं देखते एल की जगह, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे थे तो हम लोग मेटेलिक रॉड की लेंथ लेते थे, लेकिन यहां नहीं लेंगे क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी एक कॉन्सेप्ट आएगा यहां, ठीक है। तो हमने कहा जो हमारा ये एल वेक्टर है, एल वेक्टर को हम क्या लेंगे भैया, 2 इंटू आर, जहां पर आर क्या है, आर हमारा रेडियस है सेमी सर्कल का, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। हमने कहा इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूं भाई क्योंकि यहां पर नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो जाएगी टोटल लेंथ, ठीक है, ये ठीक है। तो ये यहां से यहां तक ये सेंटर पॉइंट था मान लो ओ, अब यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक भी हमारा आर होगा, ठीक है। यहां से यहां तक आर है और ये हमारी रेडियस थी ना, ये देखो टिंग 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 टिंग, यहां से यहां तक भी हमारी क्या थी भैया, आर ही तो थी, ठीक है। तो आर आर मिलके हो गया 2r, ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, r प्लस r 2r। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम मोशनल ईएमएफ को निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v। अच्छा भाई ये चीज सुनो, हमने कहा था ये वेक्टर v है, ये वेक्टर v है, ठीक है। हमने कहा कि दो वेक्टर अगर गिवन हो, हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं और दो वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालने को कहे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, कि दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो वहां पर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v क्या बनता है, vb sin थीटा। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, हाँ हो रही, चलो ठीक है। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v क्या बनेगा, vb sin थीटा बनेगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि भाई वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v का मतलब क्या है, vb sin थीटा, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे vb sin थीटा। और एक कॉन्सेप्ट यहां हम सीखते हैं भाई, vb sin थीटा तो हमने पढ़ा था कि बनेगा, क्लास 11 में था ना ये सब, ठीक है। सर मैं पढ़ा नहीं ठीक है। तो vb sin थीटा बनेगा, जहां पर ये थीटा क्या होता है, ये थीटा जो है v वेलोसिटी और b मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है, ये भी हमको पता है। तो ये क्या होगा, vb sin थीटा में ये थीटा क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो हम फाइंड करते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा। वेलोसिटी कैसे जा रहा है, रॉड जिस वेलोसिटी से भाग रहा है उस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। जो हमारी वेलोसिटी है रॉड की वो ऊपर की तरफ है। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ जा रही मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस अगर कहीं दिखे तो समझ जाओ एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है जो अंदर की तरफ जा रही है। तो वेलोसिटी कैसी है, देखो वेलोसिटी ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की और वेलोसिटी ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ध्यान से देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं दिख रहा, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे के, देखो सामने देखो, ठीक है। और जब दो चीजें परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी यहां पर हमारा वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा है 90 डिग्री। इस और हम ये भी जानते हैं भाई, यहां पर हम क्या रखेंगे, vb sin 90, थीटा की जगह हम 90 रखेंगे यहां पर।
तो यहाँ हमारी वैल्यू हो जाएगी वी बी साइन 90। अब भैया साइन 90 और ये हमारा एक वेक्टर और, इसे भूलना नहीं, ठीक है। ये हमारा है वेक्टर एल, ठीक है। अब हम कहें भाई साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मक्खन नहीं है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। साइन 90 की हमारी क्या वैल्यू होती है भाई, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब वीबी इंटू 1, साइन 90 की जगह 1 रखोगे तो वीबी इंटू 1 वीबी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया वीबी डॉट वेक्टर एल, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलेगा, वीबी डॉट वेक्टर एल, वीबी डॉट वेक्टर एल। तो ये हमारी इतनी कहानी बन गई। अब हमने कहा कि अगर कहीं ध्यान से देखो तो ये वीबी आया कैसे है, ये वीबी आया है वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी से। अगर ध्यान से और देखोगे तो एक और चीज समझ में आएगा कि ये वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी जो दिख रहा है ये एक अलग वेक्टर है और वेक्टर एल हमारा एक अलग वेक्टर है। यानी कि वेक्टर वी क्रॉस बी और वेक्टर एल, इन दोनों के बीच भी कुछ एंगल होगा। अब उस एंगल को कैसे निकालें, हम क्या करेंगे, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसको हमने एक अलग वेक्टर मान लिया, ठीक है। कैसे निकालते हैं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर्स में, भूल गए होंगे, ठीक है। बताते हैं, देखो कैसे निकालते हैं। राइट हैंड का पाम उठाओ और v से, यानी वेलोसिटी v से b की तरफ राइट हैंड के पाम को मूव करो, ठीक है। v से b की तरफ, v क्या है वेलोसिटी, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी कैसे जा रही है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ, यानी अपने राइट हैंड, ये है राइट हैंड है ये, तो राइट हैंड क्या करेंगे, राइट हैंड के पाम को, ये पाम है, अब राइट हैंड का पाम जो है क्या करेंगे, हम v से b की तरफ घुमाएंगे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे। वेलोसिटी कैसे जा रही है भैया, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो पाम को मूव किया वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी v से b की तरफ, ये देखो ये मूव करी, देखो ये v, अब नीचे b, ये v है ये b है, तो v से b, देखो ऐसे देखो v से b, अब देखो कर्ल कर लिए, तो हमने पाम को v से b की तरफ मूव किया। अब जो है अपने थंब को खोलो, थंब आया इधर, तो जिस तरफ थंब जाएगा वही डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का, v से b की तरफ पाम को, ये पाम है, v से b की तरफ वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को मूव करो, भैया हथेली ये है पाम, तो v से b गए मूव किया, थंब, तब देखेंगे हम थंब किधर जा रहा है, v से b की तरफ पाम को करो कर्ल, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, देखा थंब किधर गया, थंब गया इधर, तो जिस तरफ थंब जाएगा उसी तरफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन होगा। पहले पाम को कर्ल किया वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये पाम, फिर देखा थंब किधर गया, थंब इधर आया, थंब आया इधर, यानी यही डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का। इस डायरेक्शन में जो हमारी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये होगा हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बन गया डायरेक्शन। अब देखो भाई, अब हम निकाल सकते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l के बीच का एंगल, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b कैसे जा रहा, इधर जा रहा, और हमारा लेंथ वेक्टर कैसे आ रहा है, मान लेते इधर आ रहा है। लेंथ वेक्टर भाई आपका मन जिस तरफ लेना चाहे, मान लेते हमारा लेंथ वेक्टर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम ये ऊपर का एरो भी उधर ही दिखा देते हैं, ठीक है। हमने कहा देखो यही खासियत है लेंथ वेक्टर का, या तो इसे आगे की तरफ दिखा सकते हो और पीछे की तरफ भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। हमने कहा हमारा लेंथ वेक्टर भी ऐसे जा रहा, अब हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा, ठीक है। तो हमने कहा भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v और वेक्टर l, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है। और एक चीज, जब भी डॉट प्रोडक्ट दिखे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l है, ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ही तो vb बना है और इन दोनों के बीच में डॉट है, जब भी डॉट दिखे तो उसे हम बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच के डॉट प्रोडक्ट को जब हम सिंपलीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, बीबीएल cos थीटा। मतलब जब दो वेक्टर्स के बीच डॉट का साइन लगा हो, यानी डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट करके जो मल्टीप्लाई आएगा, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, cos थीटा लगाते हैं। मान ले तो दो वेक्टर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसे हम कैसे लिखते हैं भैया, इसे हम लिखते हैं a b cos थीटा। वैसे ही हम भाई जैसे हमने यहां देखा a b cos थीटा, वैसे ही यहां पर भी तो कहानी बन रही है भैया, vb डॉट वेक्टर या फिर वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो यहां क्या लिखोगे भाई, यहां लिखोगे v b l cos थीटा, डॉट है तो cos लगाओ, cos,
डॉट है तो cos थीटा लो, और क्रॉस है, अगर क्रॉस दिख जाए, देखो ये डॉट है तो cos थीटा, क्रॉस है तो bb sin थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो sin थीटा लगाना, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो cos थीटा लगाना, ठीक है। तो यहां बनेगा cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा क्या है, VB और L के बीच का एंगल, तो हमने देख लिया वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V ऐसे जा रहा, लेंथ वेक्टर V ऐसे ही जा रहा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, यानी थीटा की जगह क्या रखेंगे cos 0, यानी यहां पर हम अपने EMF को निकालने के लिए क्या रखेंगे VBL cos 0, यहां हम लिखेंगे VBL cos 0, और हम जानते हैं भैया cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी VBL into 1 is equal to VBL, VBL को BBL लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो EMF होगा वो क्या आ जाएगा, हमारे EMF का वैल्यू आएगा BBL, या हमने यहां लिख देते हैं बढ़िया से क्वेश्चन में cos 0 की वैल्यू भैया होती है 1। अब एक और चीज सुनो, लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट लेंथ को रखते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेंथ की वैल्यू क्या है 2r है, यानी L की जगह हम क्या रख देंगे 2r, तो यहां क्या हो जाएगा BVL 2r। इसको थोड़ा और सुंदर तरीके से दिखाना चाहते हो क्या, तो यहां आंसर में हम क्या लिख देते हैं 2BVLR लिख देते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं BVL 2r है ना, तो हम लिख देते हैं 2r BVL, ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, लेकिन ये बढ़िया नहीं लग रहा लिखने में, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, कैसे लिखे भाई, इसे हम लिख देते हैं 2r BVL, या फिर लिख देते हैं 2BVLR। इस EMF को हम ऐसे यहां बना के लिख देते हैं बढ़िया से, क्या वैल्यू है, पहले हम 2 को बाहर रख लेते हैं 2r, हाँ अब सही रहेगा 2r BVL, तो ये आ गया हमारे इंड्यूस्ड या फिर मोशनल EMF का वैल्यू, यही है मोशनल EMF का वैल्यू, क्या आ गया 2r BVL, जहां पे r क्या है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कुलर रॉड का रेडियस है, और B क्या है सेमी सर्कुलर, जो हमारा सेमी सर्कुलर रॉड है इसका रेडियस है कैपिटल R, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो है कैपिटल B, और जिस वेलोसिटी से ये रॉड भाग रही उसको बोलेंगे V, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेंथ ना ले लेना मेटालिक रॉड का, L क्या है, L हमारा है इस मेटेलिक वायर, या फिर बोल सकते हो जो हमारी सेमी सर्कुलर रॉड है, इसके जो 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, वो कहलाएगा हमारा L। कभी भी भूल के यहां रॉड की लेंथ को मत लेना L, क्यों, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मतलब हम एक रॉड लिए उसको भी वेलोसिटी से भगाए जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट कर दिए, कहने का मतलब 200 साल पहले जाके देखे तो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा था, 200 साल बाद जाके देखे तब भी 2 मीटर पर सेकंड से ही भाग रहा था, 2 मीटर पर सेकंड क्या है वेलोसिटी है, यूनिट नहीं पता, ठीक है। और जिस मैग्नेटिक फील्ड में फेंक के आए थे रॉड को, उस मैग्नेटिक फील्ड की 400 साल पहले वैल्यू 10 टेस्ला थी, 400 साल बाद भी 10 टेस्ला ही उसकी वैल्यू निकली। टेस्ला क्या भैया, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, मतलब कांस्टेंट है, बदल ही नहीं रहे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तब हम मेटेलिक रॉड की लेंथ को नहीं लेते, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है खेल में, उसको हम L मानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया भाई, इसका आंसर आ गया EMF का क्या वैल्यू आ गया 2r BVL। इसे एक और तरीके से समझ सकते हो, खैर हाँ ठीक है, इतना ठीक है ठीक है, कि इमोशनल EMF भाई तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, एक शॉर्ट फॉर्म भी है, एक शॉर्ट तरीका क्या, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, कैसे दिखाऊं मैं, ये वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये अंदर की तरफ, ये क्या है, ये वेलोसिटी है रॉड की ऊपर की तरफ, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और क्या है भाई, और क्या है, लेंथ वेक्टर ये ऐसे आ रहा है, देखो तीनों आपस में परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जब वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर, ये तीनों आपस में जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो मोशनल EMF का वैल्यू BVL हो, लिख सकते हो डायरेक्ट भी BVL लिख सकते हो, और L की जगह 2r रखते आ जाता, लेकिन चीजों को समझा के बताने में एक अलग मजा। तो इसे नोट करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा सवाल देखेंगे, नोट करो भाई इसे, और रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है कि नहीं, बिल्कुल ऑन है, इसे नोट करो भाई। तो एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं, इसके बाद एक और बढ़िया से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाते हैं। नोट हो गया भाई, एक और सवाल देख लेते हैं, खत्म करेंगे इसके बाद। 1 2 3 4 पास करके नोट कर भाई, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बढ़िया सा, एकदम अच्छा सा न्यूमेरिकल। हो गया क्या, हटा दे, चलो हटाने जा रहे भाई, नोट कर लो फटाफट, हटा दो, चलो हटाने जा। अब देखो भाई, इसके बाद एक हम और न्यूमेरिकल लगाएंगे, जहां पर हम ना एक स्क्वायर शेप का क्लोज्ड लूप लेंगे। क्लोज्ड लूप मतलब समझ रहे हो, मतलब एक ऐसा ज्योमेट्री लेंगे ना जो चारों तरफ से बाउंडेड होगा, चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, कहीं से उसकी कोई ओपनिंग नहीं होगी,
बोल रहे क्या बोल रहे बताते हैं। और एक चीज ये भी समझ लेना, वहां पर भी हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों टर्म्स को हम कांस्टेंट ही रखेंगे। हमारी जो वेलोसिटी होगी और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उन दोनों चीजों को हम कांस्टेंट रखेंगे और देखेंगे आखिर क्या क्या कहानी बन सकती है ऐसे सवालों में। ध्यान से देखना भाई, अगला सवाल बहुत जरूरी है, जितने भी कंपटीशन होते हैं वहां बहुत ही जरूरी सवाल माना जाता है वो, ठीक है भाई। मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख देंगे, वेलोसिटी को भी हम कांस्टेंट रख के कहानी को देखेंगे क्या बन सकता है। और एक चीज पहले बता दें कि अगर कोई क्लोज लूप दिख जाए ना, और वो क्लोज लूप वेलोसिटी से भाग रहा हो, किसी वेलोसिटी से भाग रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दिया ले जाके, तो उसका ईएमएफ हमेशा जो आता है ना नेट, वो जीरो आता है। कैसे आएगा बताते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं भाई कैसे हम लगाएंगे। मान लेते हैं हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और इस बार भी जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ भागी जा रही है। मतलब क्या है कि हमने जो है कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिछाई और सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। पहले सुनो, एक पहले क्लोज लूप बनाते हैं। क्लोज लूप क्या है? कोई ऐसी ज्योमेट्री जो चारों तरफ से घिरी हो, बाउंडेड, पैक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज लूप। तो यहां हम भाई एक क्लोज लूप बनाएंगे बढ़िया सा, ठीक है। हमने कहा चलो भैया एक क्लोज लूप बनाते हैं। अब हमने कहा कि हम इस क्लोज लूप के अराउंड कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फैला देंगे। मतलब क्या है कि हमने क्लोज लूप तो लिया, अब क्लोज लूप के चारों तरफ हम कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे और वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और जिस वेलोसिटी से हमारा मेटेलिक रॉड भागेगा वो वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट मानी जाएगी। कहने का मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी वेलोसिटी है दोनों की दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछाएंगे और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती रहेंगी। ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी। भाई ये ध्यान से सुनना, क्रॉस का मतलब यही है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सारी की सारी अंदर की तरफ है, ठीक है। और हमने कहा कि ये जो हमारा रॉड है ये वी वेलोसिटी से भागा जा रहा है बढ़िया से, ठीक है। ये रॉड क्या है, इसको बोल सकते हो क्लोज लूप है स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। ऐसा कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा मतलब रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। जो हमारा ये क्लोज लूप हमने लिया है ये किसी एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल का कुछ लेंथ होता है और कुछ ब्रेड्थ होता है। तो ये लेंथ होती है रेक्टेंगल की, ये भी लेंथ होती है रेक्टेंगल की, और ये लेंथ मतलब क्या लेंथ है, और ये ब्रेड्थ होगी चौड़ाई क्या है रेक्टेंगल का। तो लेंथ को हम मान लेते हैं ए है। पहले तो उससे पहले एक और चीज, ये रेक्टेंगल हम मान लेते हैं, मतलब क्लोज लूप ये रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो हमने कहा भाई ये जो क्लोज लूप है या फिर रेक्टेंगल है ये वी वेलोसिटी से बढ़िया तरीके से भागा जा रहा है। थोड़ा इसको मैं दूर बनाता हूं तब की चीजें समझ में आए भाई। ये क्योंकि हाँ चलो क्रॉस ऐसे बना लेते हैं। हाँ ये रॉड हमारा मान लेते हैं ऐसे वी वेलोसिटी से बढ़िया से भागा जा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये वी वेलोसिटी से तो भाग रहा है वो अपनी बात है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कहेंगे, अब आएगी मेन कहानी। हमने कहा कि ये जो लेंथ है रेक्टेंगल की या इस क्लोज लूप की वो ए है, तो यहां इस वाले की भी लेंथ ए ही होगी, ठीक है। रेक्टेंगल का ये वाले साइड का भी लेंथ ए होगा। अब ब्रेड्थ हम मान लेते हैं रेक्टेंगल का बी है, तो यहां पर ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा बी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो रेक्टेंगल का लेंथ हमने ए मान लिया और रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हमने बी मान लिया, ठीक है। अब हमने कहा ये क्लोज्ड लूप है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमको क्लोज्ड लूप दे दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें बताना है कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी इस क्लोज्ड लूप की वजह से, जो कि ये रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया गया है। तो हमसे इन्होंने कहा कि भाई इस क्लोज्ड लूप के अंदर से कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बताओ। तो हमने कहा फाइंड मोशनल ईएमएफ इन दिस क्लोज्ड लूप, कि भाई इस क्लोज्ड लूप के अंदर कितनी मोशनल ईएमएफ बन रही है, ठीक है। तो हमने कहा फाइंड मोशनल ईएमएफ इन दिस क्लोज्ड लूप, ठीक है। तो ये तो हो गई भाई शुरुआती कहानी की, इस क्लोज लूप में बताओ क्या क्या कहानी बनेगी। अब और चीजें सुनो, और क्या हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सुनो देखो, हम ना चारों लेंथ को अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले हम इस लेंथ के लिए निकाल, भाई देखो हर एक साइड से अपना एक अलग ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, हर एक साइड से एक अपना खुद का मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। तो सारे के सारे साइड्स को हम नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं सारे लेंथ का। मान लेते हैं ये वाला लेंथ है तो ब्रेड्थ, लेकिन एक लेंथ ही तो है, इस वाले को हम एक नाम दे देते हैं 1 फर्स्ट, ठीक है। इस वाले को हम नाम दे देते हैं 2, ठीक है। और इस वाले को हम नाम दे देते हैं 3, और इस वाले को हम नाम दे देते हैं 4। ये चौथी लेंथ, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ठीक है। ये हमने जो है
लेंथ के नाम दे रखे, भाई यहाँ सबका अपना नामकरण हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील कर देते हैं तीसरी वाली लेंथ के लिए। इसको पहला मान लें क्या, आसानी रहेगी चीजों में। ठीक है, पहला दूसरा हाँ तो थोड़ा सही रहेगा क्योंकि चीजें समझानी भी हमको। ठीक है, तो सुनते जाओ भाई कैसे कैसे कहानी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लेंथ नंबर 1, इसको हम लेंथ मान लेते हैं लेंथ नंबर 2। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लेंथ नंबर 3। ठीक है, इसको हम नहीं इसको सही से इसको हम मानते हैं 2 हटाते पहले यहाँ से। ठीक है, इसको हम मानेंगे कुछ और। देखो भाई कंफ्यूजन ना हो चीजों में। हाँ देखो, इसको हम लेंथ नंबर 2 मान लेते हैं और इस वाली को हम लेंथ नंबर 3 मान लेते हैं, ये वाला लेंथ, और इस वाले लेंथ को हम लेंथ नंबर 4 मान लेते हैं। अब पहले लेंथ के लिए पहले सॉल्व करते हैं। फॉर लेंथ 1, फॉर 1 पहले वाले साइड के लिए। ठीक है, फॉर साइड 1 पहले वाले साइड के लिए, मतलब पहली साइड से कितनी मोशनल ईएमएफ बनेगी उसे हम देखेंगे। फॉर साइड 1, भाई साइड 1 के लिए क्या मोशनल ईएमएफ बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, इस साइड के लिए जो मोशनल ईएमएफ बनेगी, यानी जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी बनेगी? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कितना बनेगा भैया? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l, यही इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा भैया इस वाले साइड से। ठीक है, तो देखते हैं कि वेलोसिटी जो भाग रहा और जिस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया है ये क्लोज लूप, दोनों के बीच का एंगल देखते हैं। अच्छा एक और चीज मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज लूप है और जिस वेलोसिटी से ये क्लोज लूप भाग रहा, दोनों कांस्टेंट है। ये भी लिख लो, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसको कहां लिखे, कहां लिखे? बढ़िया से लिखेंगे यहां पर। ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम बी बोल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारी वेलोसिटी है जिसको हम वी बोल रहे हैं, ये दोनों क्या है भैया? ये दोनों हमारे कांस्टेंट हैं। मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों हम मान लेते हैं कांस्टेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट दिख नहीं रहा क्या? कांस्टेंट में थोड़ा सही से लिख देता हूं कि भाई ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, तो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या है ये? कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं हो रहा है भाई, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी जितनी थी उतनी पड़ी है और वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, दोनों चीजें हमारी सेम रखी गई हैं। ठीक है, अब सुनो, अब हमने कहा कि हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे। पहले हम देखते हैं ये किस साइड के लिए है, पहली साइड के लिए, तो इसको इवन मान लो, मोशनल ईएमएफ पहली साइड के लिए। ठीक, चलो अब वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है b, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b है, तो हमने पढ़ा जब भी क्रॉस दिख जाए दो वेक्टर्स के बीच में तो उसे लिखना vb sin थीटा। ये नहीं वेक्टर a क्रॉस b है वहां भी vb sin थीटा लिख दिए, वहां ab sin थीटा लिखना। जो वेक्टर्स दिए गए उनका नाम लिखो फिर sin थीटा चिपका दो। यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को क्या लिखोगे? इसको लिखोगे vb sin थीटा। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को लिखना भैया vb sin थीटा। ठीक है, और हम वेक्टर l को ऐसे ही रखे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो वेक्टर l ऐसे ही पड़ा रहेगा भाई। अब भाई हमें देखना है vb sin थीटा का क्या खेल खेल रहा है यहाँ पे। तो ये थीटा क्या है? जो हमारा ये sin थीटा गिवन है vb के साथ चिपका हुआ, तो ये क्या होगा? vb sin थीटा में जो थीटा है ये v और b के बीच का एंगल है। v हमारा क्या है? वेलोसिटी, और b हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम यहाँ थीटा बोलते हैं। तो चेक करते हैं कि भाई वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या एंगल है। तो भैया वेलोसिटी कैसा जा रहा है? जो हमारा ये क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप का वेलोसिटी किधर है? ऐसे भाग रहा है। ठीक है, क्लोज लूप की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज लूप रखा गया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज्ड लूप रखा गया है, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अंदर की तरफ। जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज लूप रखा गया है वो जा रहा अंदर की तरफ। जिस वेलोसिटी से क्लोज लूप भाग रहा वो वेलोसिटी है ऐसे आपस में परपेंडिकुलर दिख गए। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। यानी यहां पर भी हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है पहले केस के लिए। किसके लिए? पहले केस के लिए। ये भी लिख लो यहां। ठीक है, फॉर, अच्छा ये 2 इरेज कर दो, नहीं कंफ्यूज रहोगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलो हाँ, पहले वाले लेंथ के लिए। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? vb sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 मक्खन, sin 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे vb sin 90 और यहाँ हम लिखेंगे डॉट वेक्टर l। ठीक है,
और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा वीबी डॉट एल, वीबी डॉट वेक्टर एल। ठीक है, अब सुनो भाई, अब हमें देखना है वीबी और एल वेक्टर के बीच का एंगल। वीबी पहले क्या था, वेक्टर वी क्रॉस वी, तो वेक्टर वी क्रॉस बी और वेक्टर एल, इन दोनों के बीच का एंगल पता करो। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर वी क्रॉस बी, जिसको हम एक अलग वेक्टर मान रहे हैं, है भी अलग वेक्टर, ठीक है, यहां दो वेक्टर नहीं, ये अलग वेक्टर है, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन निकालते हैं, जो कि एक अलग वेक्टर है। तो कैसे निकालते हैं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, अपने राइट हैंड के पाम को उठाओ और राइट हैंड का पाम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो, ये पाम है, ठीक। अब पाम को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो, कर्ल मतलब मोड़ना, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने पाम को, और देखो राइट हैंड का थंब किधर जा रहा, जिस तरफ राइट हैंड का थंब जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा ये वाला वेक्टर भी होगा। कौन वाला वेक्टर, ये वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कहानी को। राइट हैंड का उठाया अब राइट हैंड का पाम मूव करेंगे वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। वेलोसिटी कैसी है भैया, वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो राइट हैंड का ये जो पाम है, जो पांचों उंगलियां मिलकर बना रही हैं, इस पाम को हम, ये बी है, ये बी, तो वी से बी की तरफ मूव करो, वी से बी, देखो ये बी है, ये बी, तो वी से बी की तरफ पाम को कर्ल किया, मतलब कर्ल किया मतलब मोड़ा, वी से बी की तरफ, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और फिर हमने थंब को ओपन किया, थंब आया ऊपर की तरफ, इसका मतलब वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन भी होगा ऊपर की तरफ। यानी यहां पर जो हमारी इस लेंथ के लिए जो हमारा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी बनेगा, वो कैसा बनेगा, वेक्टर वी क्रॉस बी कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये बन गया ऊपर की तरफ। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी जा रहा ऊपर की तरफ, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी जा रहा ऊपर की तरफ, और इसका लेंथ हमने ए माना है, ठीक है। तो जो इसका लेंथ वेक्टर है, ये क्या है, ये लेंथ वेक्टर भी ऊपर की तरफ जा रहा, यानी जो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये भी ऊपर, लेंथ वेक्टर को हमने मान लिया ए, लेंथ वेक्टर हमने मान लिया ए को ही, ठीक है। और ये भी ऊपर की तरफ ही तो जा रहा, तो भाई हमारा लेंथ वेक्टर भी ऊपर की तरफ और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी भी ऊपर की तरफ, यानी लेंथ वेक्टर और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी दोनों ऊपर की तरफ, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यानी यहां पर डॉट जब हटाएंगे तो सबसे पहली कहानी क्या बनेगी, वी बी एल कॉस 0, ठीक भाई, डॉट में तो कॉस थीटा होगा ना, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्योंकि भाई वीबी और एल के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू हमने पढ़ रखी है, कॉस 0 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है भैया 1, तो यहां क्या हो जाएगा VBL इंटू 1 इज इक्वल टू VBL, VBL की जगह BBL लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, BBL। तो ये हो गया हमारे EMF का वैल्यू फॉर 1, यानी इस लेंथ के लिए जो हमारी EMF इंड्यूस होगी वो BBL इंड्यूस होगी। कितनी EMF इंड्यूस होगी, BBL, ठीक है। अब सुनो, जो हमारा भाई ये बैटरी के फॉर्म में आ गया भाई, अगर कोई लेंथ, अगर कोई रॉड ही तो है ये, अगर कोई रॉड क्या कर रहा है, EMF बना रहा है, तो वो एक बैटरी की तरह काम करेगा भाई, बैटरी से तो EMF बनती है। यानी ये जो रॉड है, ये वाली लेंथ, ये भी एक रॉड है, तो ये अब एक बैटरी बन गई, क्योंकि एक EMF को पैदा कर रहा, एक EMF बना रहा। और बैटरी का क्या प्रॉपर्टी है, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होती है, एक निगेटिव टर्मिनल होती है। एक लंबी सी टर्मिनल होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और एक छोटी सी टर्मिनल होती है उसको निगेटिव बोलते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कहां पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और कहां निगेटिव टर्मिनल बनेगा, हम क्या करते हैं, देखते हैं वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी जिस तरफ जाएगा, यानी जो डायरेक्शन वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का होगा वही डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का भी होता है, ठीक है। यानी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी कैसा जा रहा, ऊपर की तरफ, V ऐसे था, B ऐसे था, V से B की तरफ पाम को मूव किया, थंब आया ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ है हमारा वेक्टर V क्रॉस B, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है वहीं पर पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है। यानी ऊपर की तरफ हमारा होगा पॉजिटिव टर्मिनल, जो पतला और लंबा सा टर्मिनल बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारा बन जाएगा भैया पॉजिटिव टर्मिनल। अब भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो जाहिर सी बात है नीचे निगेटिव टर्मिनल होगा, निगेटिव वाला छोटा सा होता, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारी निगेटिव टर्मिनल। समझ गए क्या चीजों को भाई, पॉजिटिव ऊपर तो नीचे निगेटिव, तो ये बैटरी के फॉर्म में बन गया मस्त, और ये हमारा
निकल भी गया जो हमारा, क्योंकि भाई रॉड बैटरी के फॉर्म में बन जाएगा क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुई कितनी, बीवीएल। अब देखते हैं हम नंबर 2 वाले लेंथ के लिए, ये वाला समझ में आया, हटा सकते हैं इसे, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ये लिख लेंगे बीवीएल, जो हमारा पहले वाले की वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ बना है वो बीवीएल बना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, टर्मिनल भी हमने सीख ली, टर्मिनल हमने कैसे बनाया, ठीक है। अब हम आगे की कहानी को देखते हैं, इसको हटा दे, क्या दूसरे वाले की कहानी देखें E2 के लिए, ठीक है, हटा दे भाई, चलो हटा दे 1 2 3 4, नोट कर लो भाई पहले वाले साइड का ईएमएफ, अब दूसरे वाले साइड का देखते हैं क्या बन के आता है, हटा दे, चलो हटा दे, चलो तो अब हम देखते हैं दूसरी वाली साइड के लिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम आगे देखते हैं। तो भाई फॉर्मूला तो सेम बनेगा, ये 2 है, ठीक है। अब हम दूसरी वाली टर्मिनल के लिए देख रहे हैं, किस वाली, दूसरी वाली टर्मिनल, सॉरी दूसरे वाले लेंथ के लिए, कौन सा, ये वाला लेंथ, ठीक है। अब इस लेंथ पे देखते हैं, ये भी एक रॉड ही है, चलो भाई देखते हैं क्या कहानी बनेगा। देखो ये हमारा रॉड है, ठीक, अब सुनो E2, यहां पर भी कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट l बनेगा। अब इसके ऊपर कहानी बनाते हैं, देखो वही कहानी, वेक्टर v क्रॉस b क्रॉस प्रोडक्ट है तो vb sin थीटा लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा vb sin थीटा डॉट वेक्टर l। अब एक चीज देखो, यहां पर दूसरी वाली रेड रॉड के लिए भी तो वही कहानी बनेगी, देखो जो जो जिस वेलोसिटी से ये रॉड भाग रहा, ये वाला रॉड, ये वाला वही वेलोसिटी इसकी होगी क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट। अब सुनो डायरेक्शन देखो, इस वाले रॉड की वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे की तरफ, तो इसका भी इस वाले रॉड की वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी भी तो इसी डायरेक्शन में होगी। मान लो ये कोई रेक्टेंगल है क्लोज लूप में, अब इस वाले लेंथ का अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इस वाले लेंथ की भी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में तो होगी, ऐसा थोड़ी होगी इधर भागने लगेगा, ठीक है, यानी इसकी भी वेलोसिटी इसी तरफ होगी, तो इसे समझ सकते हो v ऐसे, ठीक है। अब ये किस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, b में ही प्रेजेंट है, ठीक। अब सुनो इसकी भी वेलोसिटी ऐसे ही जाएगी, ठीक है, v, और ये जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही है, यानी इस वाली लेंथ के लिए भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। भाई देखो ये जो रॉड है इसकी वेलोसिटी ऐसे जा रही है, सेम ऐसे ही जाएगी ट्र, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड ट्र, देखो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे। इसका मतलब यहां हम लिखेंगे vb sin 90, थीटा की जगह लिख क्या भैया vb sin 90, और sin 90 की वैल्यू हमको पता है 1 1 मक्खन, ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं भाई डॉट वेक्टर l से। अब देखो sin 90 की वैल्यू हमारी क्या है, sin 90 की वैल्यू हमारी होती है भैया 1, sin 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो यहां हम लिखेंगे sin 90 की जगह 1 और vb into 1 हो जाएगा vb, तो vb लिखेंगे और हम लिखेंगे आगे डॉट वेक्टर l, ठीक है। अब सुनो इतनी कहानी बन गई, अब हमें देखना है vb और l के बीच का एंगल। vb कहां से आया, वेक्टर v क्रॉस b से, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को एक अलग वेक्टर मानो, वेक्टर l को एक अलग वेक्टर मानो। अब देखो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l के बीच का एंगल, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, राइट हैंड का पाम उठाते हैं और वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कराते हैं राइट हैंड के पाम को, तो इसकी भी वही कहानी बनाएगी, ठीक है। इस रॉड की वेलोसिटी भी ऐसे है, ठीक है, v इसी तरफ भाग रहे हैं, तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल और थंब ओपन किया, थंब आया ऊपर की तरफ, यानी इसके लिए भी सेम यही का, इसको क्या लिखे समझ लो इसी कहानी से, तो इसके लिए भी थंब ऊपर की तरफ, यानी इस वाले लेंथ के लिए भी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं लेंथ वेक्टर, ठीक है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही है, ठीक है, ये समझ तो इसको क्या भी लिखें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा लेंथ वेक्टर है, ठीक है, और v क्रॉस b वेक्टर भी है ऊपर की तरफ, यानी इस वाली लेंथ के लिए भी वेक्टर v क्रॉस b ऊपर की तरफ ही आएगा, जो इसके लिए भी इसके लिए, यानी यहां पर भी लेंथ वेक्टर a है और हमारा v क्रॉस b भी ऊपर की तरफ है, यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऊपर की तरफ और लेंथ वेक्टर जो कि a है ये भी ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके लिए भी वेक्टर v क्रॉस b यही ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी कि वेक्टर v क्रॉस b और वेक्टर l इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री आएगा, यानी यहां हम लिखेंगे vb, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को हटाओ, लिखो vbl cos 0, भैया cos 0 की वैल्यू होती है 1, यानी यहां वैल्यू हो जाएगा vbl into 1 इज इक्वल टू vbl। दिखने में अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको लिखेंगे bbl की जगह bbl लिखो, क्या लिख लो bbl, ये दिखने में सही लग रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो vbl
को हम BVL लिख दिया और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो BVL into 1 इज इक्वल टू BVL। तो ये हमारा आ गया EMF 2, यानी दूसरी वाली रॉड के लिए EMF की वैल्यू। अब इस वाली रॉड के लिए भी वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V ऊपर की तरफ आया, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होता है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है। वेलोसिटी ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, थंब आया ऊपर की तरफ, यानी वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल भी बनेगी ऊपर की तरफ। यानी यहां पर भी हमारी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगी, यहां पर भी जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल होगी ऊपर की तरफ, और जो हमारी नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे की तरफ। ध्यान से देखो कहीं नेट EMF 0 तो नहीं आ रहा। अगर इस वाले रॉड का और इस वाले रॉड दोनों पैरेलल एक दूसरे के दिख रहे हैं, ठीक है, आपस में सेक्टर, ठीक है, तो नेट EMF क्या होगा, इन दोनों रॉड का जोड़ दो, इन दोनों का नेट EMF क्या होगा, EMF 1 प्लस EMF 2, इन दोनों का देखेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। सुनो, E1 प्लस E2 करें, तो हमने कहा E1 प्लस जब E2 करोगे तो ये बताओ, अगर कोई हम सर्किट ले, एग्जांपल लो, अगर हम कोई सर्किट ले रहे, ठीक है, फिर हमने कहा डिंगा डिंगा, ठीक है, यहां हमने कुछ EMF माना, यहां हमने कुछ EMF माना, यही तो बन रही कहानी, ठीक है। अब सुनो, मान लेते हैं यहां भी 10 वोल्ट की बैटरी लेके बैठे हो, यानी यहां पर भी 10 वोल्ट का EMF लेके बैठे हो, यहां पर भी 10 वोल्ट का EMF लेके बैठे हो, तो ये बताओ भाई, जब दोनों तरफ सेम वोल्टेज लेके बैठे हो तो करंट तो जीरो हो जाएगा ना भैया। ये देखो I इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब सुनो, हमने क्या पढ़ा, अगर वोल्टेज दोनों तरफ कांस्टेंट है, सेम वोल्टेज लेके बैठे हो, वोल्टेज भाई EMF जो यहां पर है, सेम EMF लेके बैठे हो, तो दोनों तरफ जो करंट की वैल्यू होगी सेम होगी। मान लो अगर यहां 2 एम्पियर का करंट भाग रहा, तो इस सर्किट में भी 2 एम्पियर का करंट भागेगा। अब 2 एम्पियर यहां से निकल के टर यहां आया, यहां का 2 एम्पियर निकल के टर यहां आया। अब दोनों करंट इक्वल एंड अपोजिट है, तो काट के खत्म नहीं कर देंगे एक दूसरे को। इसका मतलब जो नेट EMF बनेगा यहां पर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों भैया, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ठीक है, तो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट बन रहे हैं। करंट सेम अमाउंट की प्रोड्यूस होगी दोनों सर्किट में, और जब सेम करंट होगा दोनों एक दूसरे को काट पीट के खत्म कर देंगे। यानी E1 प्लस E2 जब हम करेंगे, जब हम E1 प्लस E2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहां पर भी BVL, यहां पर भी BVL। याद करो, जब हमने पहले वाले लेंथ के लिए इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू निकाली थी तो कितना आया था, BVL, और जब हमने दूसरे वाले रॉड की लेंथ के लिए इंड्यूस्ड EMF निकाला तो वहां पर भी हमारे मोशनल EMF या इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू BVL ही आया। E1 भी BVL, E2 भी BVL, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यानी इन दोनों लेंथ का जो नेट EMF होगा वो जीरो आ जाएगा। अब बात आती है इस वाले लेंथ के लिए, इस वाले लेंथ के लिए, तो इतना नोट करो, तो हम इन दोनों लेंथ पर भी चीजों को देखते हैं। यहां हम लिख लेते हैं E1 हमारा BVL था, E2 भी हमारा BVL था, और जब हमने दोनों को ऐड किया E1 प्लस E2 तो हमारी नेट वैल्यू क्या आ गई, जीरो, दोनों, इन दोनों के लिए। अब इसके लिए लेंथ नंबर 3 और लेंथ नंबर 4 के लिए कहानियां बनाते हैं और देखते हैं आखिर इन दोनों के लिए क्या होगा। क्या भैया नेट इमोशनल EMF कुछ आएगा भी कि जीरो रहेगा, ठीक है। तो इसे नोट करो भाई, हम तीसरे और चौथे लेंथ के लिए कहानी को बनाते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई। हटाने जा रहा हूं मैं, तीसरे और चौथे लेंथ के लिए देखेंगे, ठीक है। हटा दे भाई इसको, हो गया कि नहीं काम, पक्का हटा। चलो अब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे लेंथ के लिए आखिर हमारा क्या कहानी बनेगा, ठीक है। करने को इसको शॉर्ट ट्रिक से भी BVL निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर भी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने समझाने के लिए किया कि भाई कैसे उसको हम चीजों को समझ सकते हैं। यहां मैंने फॉर साइड 2 नहीं लिखा था क्या, समझ लेना, मैंने फॉर साइड 1 ही देखकर सॉल्व कर दिया था, ठीक है। तो साइड 1 और साइड 2, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, दोनों लेंथ के लिए हमने निकाल लिया। यहां मैंने शायद फॉर साइड 1 ही लिखा था, तो साइड 2 वहां लिख लेना जब दूसरे के लिए सॉल्व किया था, ठीक। अब देखेंगे हम फॉर 3, तीसरी वाली के लिए, ठीक है। ये तीसरा वाला है तो इसके लिए देखते हैं, ठीक है। चलो इसमें भी वही EMF इंड्यूस होगा, कितना EMF इंड्यूस होगा। यहां मैंने फॉर साइड 1 लिख कर ही दोनों सॉल्व कर दिए थे, कंफ्यूज मत होना, यहां तुम 2 बना लेना जब हम दूसरे वाले लेंथ के लिए सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। चलो फॉर 3, तो यहां पर कितनी EMF इंड्यूस होगी, वेक्टर V क्रॉस, यहां E3 लिख लो, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर L, यही वाली कहानी हम बनाएंगे, ठीक है। अभी हमने यहां फॉर लेंथ 1 का ही लिखा था ऊपर, और पहला और दूसरा दोनों सॉल्व कर दिया था, तो टेंशन ना लेना, यहां भाई दूसरा लिख लेना जब दूसरा लिखे थे, ठीक। चलो देखो, तो E3 क्या है, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर। अब सुनो, यहां ध्यान से देखो, ये वाला जो लेंथ है इसकी, ये वाला जो ब्रेड्थ है,
इसकी वेलोसिटी ऐसे जाएगी ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। जैसे अब जो पूरा रेक्टेंगल है वो कैसे जा रहा है, जो पूरा रेक्टेंगल है, जो क्लोज लूप है, वो ऐसे आ रहा, यानी जो ये वाला ये भी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस तरीके से जाएगा, ये भी हमारा कुछ इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हमारा कुछ इसी तरीके से जाएगा, ऐसे देखो, ये ऐसे, ठीक है, इसी वेलोसिटी से भागेगा, ठीक है। ऐसे ये वाला भी हमारा भागेगा, इसके लिए निकाल लेते, वो भी वही कहानी बनाएगा, जो इसके लिए आएगा वही उसके लिए, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी ऐसे ही भागेगी, ठीक है। तो यहां ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऐसे जा रही है और लेंथ वेक्टर भी हमारा ऐसे आ रहा है, ये जो वेक्टर भी है, ठीक है, दोनों सेम तरफ जा रहे हैं भाई। देख ध्यान से देखो, हमारा लेंथ वेक्टर ऐसे है और वेलोसिटी भी ऐसे है। तो याद करो, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारा लेंथ वेक्टर और जब हमारा वेलोसिटी पैरेलल हो जाता है तो मोशनल ईएमएफ हमेशा जीरो आता है। जो भी हमारी ईएमएफ इंड्यूस होती है मोशनल वाली, वो जीरो ही आती है। कैसे प्रूव करके देख लेते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम इसको चीजों को समझ सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, हाँ, ये क्रॉस बना लो बढ़िया से, हाँ, ये भी, ठीक है, ये भी। चलो देखो कैसे, देखो ये लेंथ वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर नहीं बना रहे, जगह नहीं है, बना देना, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b है तो vb sin थीटा लिखो, तो ये हमारा हो गया vb sin थीटा, और यहां लगा लो वेक्टर डॉट l। अब सुनो, अभी हमें देखना है ये थीटा क्या है, v और b के बीच का एंगल, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा क्लोज लूप का ये वाला लेंथ है, इसकी वेलोसिटी कैसे है, इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी यहां पर भी वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों आपस में 90 डिग्री, यानी यहां पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी भैया 90। तो यहां हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह हम लिखेंगे vb sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है, ठीक है। अब यहां लगा लो डॉट वेक्टर l। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, sin 90 की वैल्यू 1 लिखे वहां, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, vb into 1 vb, तो ये बन जाएगा vb। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे डॉट वेक्टर l, ठीक है। अब सुनो, vb क्या था, वेक्टर v क्रॉस b, l वेक्टर l है, तो वेक्टर v क्रॉस b को एक अलग वेक्टर माना, वेक्टर l को एक अलग वेक्टर माना। अब हमें पता करना है वेक्टर v क्रॉस b और वेक्टर l के बीच का एंगल। तो सबसे पहले हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन निकालते हैं इसके लिए, इस वाली लेंथ के लिए। अच्छा सुनो, गड़बड़ी, सॉरी, वेरी सॉरी, यहां पर वेलोसिटी और b आपस में अगर ध्यान से देखो तो हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर है कि नहीं पहले देखते हैं, हाँ ठीक बिल्कुल है। तो vb sin 90, हाँ, वेलोसिटी ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक, हाँ ठीक। और अब अगर हम v क्रॉस b निकाले तो कैसे निकलेगा, अगर हम v क्रॉस b निकाले तो कैसे निकल सकता है, वेक्टर v क्रॉस b, और हमने क्या लिखा, हाँ डॉट l लिखा, यानी कि vbl, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, vb sin 90, तो vb sin 90 हमारा क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b कैसे जाएगा, v ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, पाम ऊपर, तो नहीं, इसको हम डायरेक्ट समझ लेते हैं, इतना करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर ये केस हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, इतना करने की कोई जरूरत ही नहीं। सुनो, क्या हमने क्या पढ़ा है, यहां पर ध्यान से देखो, ये हमारा b क्या है, b हमारा लेंथ वेक्टर है, तो इतना करने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, हमारा ये b है, ठीक है। अब सुनो, ये लेंथ वेक्टर है, हमारा b क्या है, b हमारा लेंथ वेक्टर है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा, b हमारा क्या है, b हमारा है लेंथ वेक्टर। अगर हम ध्यान से देखें तो b हमारा क्या है, b हमारा है लेंथ वेक्टर, ठीक है। यानी l की जगह हम b को रख सकते हैं, वेक्टर l की जगह हम b को रख सकते हैं, या फिर l ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने l की जगह पुट कर दिया। और ये जो EMF 1 देख रहे हो BVL, तो यहाँ BVA भी लिख सकते हो, यहाँ भी BVA लिख सकते हो, लेकिन हमने l ही रखा क्योंकि हम मान लेते हैं कि l ही सारी वैल्यूज को कैरी कर रहा है। मान लेते हैं l एक समय पे क्या था, l हमारा a भी है, b भी है, c भी है, और सॉरी a और b दोनों, यानी जो हमारा a है उसको भी हम l से दिखा रहे हैं, और b को भी हम a को भी हम l से दिखा रहे हैं, और b को भी हम l से ही दिखा रहे हैं, ठीक है, लेंथ वेक्टर को। तो वेक्टर b को l ही हम दिखाएंगे, यहां पर भी, यहां चाहो तो a लिख सकते हो, लेकिन हम l से ही डिनोट कर रहे हैं सबको, ठीक है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत, यहां पर ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम l से डिनोट कर रहे हैं सबको, समझना है, ठीक है। चलो, हाँ, तो हमने क्या कहा भाई, हम देखते हैं कहानी को अपने, हाँ ये तो BVL था, इसको हटाते हैं। हाँ सुनो, देखो, अब हमने कहा कि वेक्टर b क्या है, लेंथ वेक्टर, वेक्टर b भी ऐसे जा रहा, और हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, और हमारा जो ये लेंथ वेक्टर b है, ये दोनों क्या है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है। और हमने ये डिराइव किया है पिछले लेक्चर्स में कि भाई जब भी हमारी
लेंथ वेक्टर, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जब भी हमारा लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, जो कि यहाँ बी है, और वेक्टर बी को हम एल से ही दिखाएंगे, बढ़िया लगता है, ठीक है। तो वेलोसिटी और लेंथ वेक्टर जब आपस में पैरेलल हो, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जब जाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दोनों जब पैरेलल हैं, तो वहां पर जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होती है वो जीरो होती है। इंड्यूस मतलब बनना, मतलब जो मोशनल ईएमएफ तब बनती है वो जीरो बनती है, ठीक है। तो यहां पर मोशनल ईएमएफ सीधा लिख सकते हो, E3 हमारा क्या होगा, जीरो होगा। वही कहानी यहां पर भी बन रहा। E4 के लिए अगर देखो, E4 के लिए देखो, यहां पर भी वेलोसिटी में बनाऊंगा नहीं, गंदा लगेगा, समझ लो। ऐसे देखो, ये वाले लेंथ की वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे देखो, ये ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे, ठीक है। जैसे ये v वेलोसिटी से ऐसे आ रहा, कोई हमारा क्लोज लूप है, अब ये ऐसे खींचा, v वेलोसिटी से जा रहा, तो ये वाली लेंथ भी तो ऐसे v वेलोसिटी से भागेगी, इस तरह से ऐसे भागेगी, यानी वेलोसिटी ऐसे है, और इसका लेंथ वेक्टर भी, ये भी ऐसे ही जा रहा, यानी यहां पर भी लेंथ वेक्टर ऐसे जा रहा, और हमारा जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। लेंथ वेक्टर भी ऐसे जा रहा और वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा, ठीक है, समझ गए। तो इसका मतलब यहां पर भी लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर आपस में पैरेलल है, इसका मतलब यहां पर भी मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होगी वो जीरो ही होगी, ठीक है। यानी E3 E4 जीरो, यानी ये दोनों तो आपस में मर गए और ये दोनों भी आपस में मर गए, यानी जो नेट ईएमएफ निकल के आया वो जीरो ही आया। ये दोनों आपस में काट के जीरो हो गए, और E3 E4 इसलिए जीरो हो गए क्योंकि भैया जो हमारा लेंथ वेक्टर था वो पैरेलल हो जा रहा था वेलोसिटी के, ठीक है। तो सारी कहानी तो खत्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी लेंथ वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल हो गई तीसरे और चौथे के लिए। तो इस तरीके से जो हमारा नेट ईएमएफ निकल करके आता है, नेट ईएमएफ हमारा जो निकल, यहां नहीं लिखूंगा मैं, कहीं और, ठीक है। इसको हटा दे, क्या नोट कर लियो भाई, तो हटा दे, इजाजत तो बढ़िया से हटा दे, पक्का भाई, हटा दे इस चीज को। हो गया क्या, अभी तीसरे और चौथे के लिए ये फॉर 3 था, और फॉर 4 ये क्या था, फॉर 4, ये चौथे के लिए भी जीरो ही आएगा, क्योंकि सेम कहानी बन रही है। यहां पर भी लेंथ वेक्टर भी ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे, ठीक है। तो सेम कहानी तीसरे के लिए और सेम कहानी चौथे के लिए, वही कहानी बनेगी, वेलोसिटी और भी पैरेलल ईच अदर, ठीक है। जो तीसरा वही चौथा, हटा दे। हो गया क्या, पक्का भाई, नोट करके हो गया। चलो चलो भाई, लिखवा देता हूं मैं फिर से तुम्हारे लिए, ठीक है। यहां लिख लो फॉर 4, ठीक है, फॉर 4, चलो लिख लो चौथे के लिए, चौथी साइड के लिए। यहां पर वही करोगे, E4 लगा लोगे ज्यादा से ज्यादा। अब देखो B क्या है, लेंथ वेक्टर वही, अब क्या है लेंथ वेक्टर, और V क्या है, वेलोसिटी, V लेंथ वेक्टर V वेलोसिटी। अब यहां पर भी V वेक्टर ऐसे जा रहा, और वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा, ठीक है। B और, तो सेम वही कहानी, लेंथ वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये लेंथ वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल दिख रहे हैं इस केस में भी, तो यहां पर भी E4 क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा अपने आप, जब भी पैरेलल हो, ठीक है। समझ गया क्या। तो इस तरीके से हमने देखा हमारा नेट ईएमएफ जीरो आ गया। हटा दे क्या, 1 2 3 4, यानी ये दोनों बैटरी के फॉर्म में नहीं आएंगे, ठीक, हटा दे। हो गया, नोट कर लिए भाई, हटा दे, 1 2 3 4 हो गया, चलो हटा दे, ठीक, चलो। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लोज लूप का मोशनल ईएमएफ क्या निकाला, क्लोज लूप का मोशनल ईएमएफ हम लोगों ने पाया जीरो, क्योंकि भाई यहां पर हमारा E3 भी जीरो था और E4 भी जीरो। देखो E1 प्लस E2 क्या आ गया, जीरो, और प्लस E3 और E4 भी आ गए जीरो, ठीक है। टोटल हमारा कितना आ गया, जीरो। जो हमारा नेट ईएमएफ आया वो कितना आया, नेट ईएमएफ हमारा जीरो आ गया। E1 E2 एक दूसरे को खा गए, और E3 E4 तो आपस में जीरो हो गए। यहां पर ये लिख सकते हो, हमारा E3 क्या था, E3 हमारा जीरो हो गया, और E4 भी हमारा जीरो हो गया, और E1 प्लस E2 तो जीरो था, कैसे था मैंने बताया। तो नेट ईएमएफ हमारा आ गया जीरो। जो हमारा नेट मोशनल ईएमएफ है वो क्या आ गया, जीरो। अब इसको एक और तरीके से हम लोग लगा सकते थे, जो हमने इतना लंबा कहानी बनाया कि हाँ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, इतनी जो कहानी बनाई, इसकी जगह हम छोटा सा थ्योरी भी यूज कर सकते थे। बताते हैं कैसे, देखो सिंपल सी कहानी थी। क्या नोट करना है कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट दी गई हो, ठीक है, जब भी हमारी वेलोसिटी, जब भी हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम के से भी दिखाते हैं, मतलब के है, कांस्टेंट है, के का मतलब कांस्टेंट, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, ठीक है। हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट अगर गिवन हो, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी अगर हमको कांस्टेंट गिवन हो, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, और एक क्लोज लूप गिवन है, ठीक है, क्लोज लूप हमको दिया गया है, ठीक है, क्लोज लूप है, ठीक है।
तो वहां पर सीधी सी बात होता है, जो हमारा नेट ईएमएफ आता है वो हमेशा, जो हमारी नेट मोशनल ईएमएफ होती है वो हमेशा जीरो ही होती है। ये नोट कर लो, जो इतना लंबा हमने कहानी बनाया, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है भाई, दोनों चीजें समझना जरूरी था, कॉन्सेप्ट भी। नेट मोशनल ईएमएफ हमारा जीरो ही आएगा, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। कैसे, देखो, जिस मतलब रॉड जो हमारा ये क्लोज लूप है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो कांस्टेंट है, और जिस वेलोसिटी से ये लूप भाग रहा है वो भी कांस्टेंट है, और क्लोज लूप के फॉर्म में पूरा ये, ठीक है। क्लोज लूप है, v वेलोसिटी से भाग रहा, v मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। पहली बात तो क्लोज लूप है ये, ऊपर से कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है। इसका मतलब जो नेट ईएमएफ आएगा, जो नेट मोशनल ईएमएफ आएगा इस क्लोज लूप से, वो हमेशा जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट है, तो ये भी एक तरीका था करने का। अब इसे नोट करो, एक और तरीका था करने का, फैराडे लॉ। फैराडे लॉ बताया था ना हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 1 में। तो देखो कैसे हो, इसको नोट करो, तो वो भी हम तरीका देख लेते कि कैसे हमने उससे बनाया था, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, हटा दे भाई, पक्का हटा दे, चलो हो गया, चलो। हाँ देखो, एक और तरीका था इसे हमें करने का, कैसे कर सकते थे पता है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है। बाई फैराडे लॉ, देखो अब बाई फैराडेज लॉ को देखो, ये फैराडे लॉ का हम यूज करके कैसे इसको हम निकाल सकते थे। भाई हम फैराडे लॉ का यूज करेंगे और सारे कहानी को निकाल देंगे। देखो फैराडे लॉ क्या बोलता है, फैराडे लॉ ये कहता है कि हमारे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, अब बताओगे भैया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, देखो मान लो हमने पढ़ाया है, लेकिन सुनो, मान लो कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं कुछ ऐसे हैं। अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाग रही, मतलब इस सरफेस के कितनी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इसके परपेंडिकुलर भाग रही है। देखो तो 4 है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के लिए एक और जरूरी चीज है, क्या कि पहला शर्त तो यह है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होनी चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर भागे और सरफेस को फाड़ती हुई भागे। क्या ये वाली लाइन सरफेस को फाड़ती हुई जा रही, नहीं जा रही। क्या ये वाली लाइन, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या इस सरफेस को फाड़ती हुई जा रही, नहीं जा रही। 90 डिग्री का एंगल तो बना रहा है ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन इस सरफेस को चीरती फाड़ती खाली 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, ये और ये। इसका मतलब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम 5p से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। कहने का मतलब कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सरफेस के परपेंडिकुलर भागे और सरफेस को फाड़ती हुई भागे, वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई हमने कंडक्टर लिया है, मान लो कोई क्लोज लूप लिया, ठीक है, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई सारी है। अब अगर फैराडे लॉ क्या बोलता है कि अगर हम सरफेस या फिर किसी क्लोज लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज करेंगे तब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब जाके एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये बताओ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज लाओगे तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। क्यों, क्योंकि पूरी कहानी कहां से बन रही कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही सरफेस को, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही इस क्लोज लूप को, ठीक है। ये क्लोज लूप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ऐसे भाग रही है अंदर की तरफ। अब सुनो, शुरू में भी अगर मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी इस सरफेस को या फिर इस क्लोज लूप को, ये क्लोज लूप था, अगर शुरू में इस क्लोज लूप को 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फाड़ती हुई जा रही थी, तो आज से 400 साल चाहे 600 साल बाद भी जाओगे तब भी, अगर शुरू में, मैंने 10 बोला ना, अगर शुरू में 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्लोज लूप को परपेंडिकुलरली फाड़ती हुई जा रही है, और आज से 400 साल बाद भी जाके देखो और तब भी 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन तब भी अगर इस क्लोज लूप को फाड़ती हुई जा रही, तो मतलब इसका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट है, ठीक है। अब भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो कांस्टेंट होगा। भाई फ्लक्स है क्या, फ्लक्स एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो सरफेस को परपेंडिकुलरली फाड़ती हुई जाए, ठीक है। अब शुरू में भी 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाड़ती हुई जा रही थी परपेंडिकुलरली क्लोज लूप को, और आज से कई साल बाद भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10 ही थी जो इस सरफेस को फाड़ती हुई जा रही थी परपेंडिकुलरली। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो हमारा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। हमने क्या समझा, हमने ये समझा भाई मान लो ये सरफेस है, ठीक है, अब ये सरफेस हमको गिवन है, अब इस सरफेस से आज भी
दो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलरली पास हो रही है और सरफेस को फाड़ती हुई जा रही है। तो यहाँ फ्लक्स आया, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स आया 2, और आज से हमने कुछ टी टाइम, मान लो कुछ टी टाइम बाद जब हम आए तब भी हमने देखा 2 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। क्या कर रही थी? 2 ही ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी जो सरफेस के परपेंडिकुलर थी और सरफेस को फाड़ती हुई जा रही थी। यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स 2, यहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स 2, यानी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। इसका मतलब अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, या फिर ऐसे बोलो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है परपेंडिकुलर पास होने वाली, अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जो परपेंडिकुलर पास हो रही सरफेस को फाड़ती हुई जा रही, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग वहां पर कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगा। अगर ईएमएफ बनना है, अगर ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना ही पड़ेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अब ना यहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा, कांस्टेंट दे रखे हो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में नहीं चेंज होगा तो काहे की इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। अब फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओ तब जाके ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो समझे सारी कहानी मैग्नेटिक फील्ड से थी। तो यहां क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है। अगर भैया ईएमएफ बनाना चाहते हो तो फ्लक्स में लाओ चेंज, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं इंड्यूस होगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ 0 आ गया, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग है। फैराडे क्या बोलते हैं, फ्लक्स में चेंज लाओ तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, ईएमएफ 0। हटा दे इसको, मैं लिख दूंगा इसको अच्छे से एक बार। 1 2 3 4 हो गया क्या? पॉज करके नोट कर भाई, हो गया, हटा दे। चलो, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स था वो कांस्टेंट रह गया। जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स थी वो कांस्टेंट रह गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमारा कांस्टेंट रह गया। इसका मतलब कोई भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में लाओ चेंज तब जाके कोई ईएमएफ इंड्यूस होती है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाओगे तब जाकर के, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज लाओगे तब जाकर के ईएमएफ इंड्यूस होती है। मान लो 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी, हमने 2 मान लिए। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज आया नहीं, कांस्टेंट रह गया। के का मतलब कांस्टेंट, के का मतलब क्या है, के का मतलब है कांस्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स है कांस्टेंट, इसका मतलब ईएमएफ 0। तो ये भी एक तरीका था इसे सॉल्व करने का, समझ गए। तो यहां पर भाई इसे नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4 हो गया क्या भैया, हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ नहीं यहां। ठीक है, इसको तुम कांस्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यहां पर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो किसी भी तरीके की ईएमएफ नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमने कहानियों को देखा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में लाओ चेंज तब बनेगी ईएमएफ। यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ नहीं रहा था तो इसलिए कोई ईएमएफ बनी ही नहीं। फैराडे बोलते हैं भाई फ्लक्स में चेंज लाओ तब बनेगी ईएमएफ। तो भाई इसे नोट करो, मैं हटाऊं 1 2 3 4 हो गया क्या, नोट कर लो भाई। तो इस तरीके से हमने चारों साइड का नेट ईएमएफ देखा, 0 ही आया। 3 तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। जल्दी से भैया नोट करो, इसे हटा दें। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। 1 2 3 4 हो गया, आज भाई हो गया, नोट कर लिया। चलो हो गया, चलो तो इसे भाई पॉज करके नोट करो, मौका दिए, नोट करो यार, बढ़िया सवाल है, इसे नोट करा जाए। हो गया नोट, चलो भाई आ जाता हूं। तो यहां पर भाई हमने देखा कैसे हम सारे ईएमएफ के फॉर्मूलाज को डील करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आईआईटी बेस्ड होते हैं, जहां पर हम जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ये एडवांस लेवल के थे। इससे पहले हम लोगों ने मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स लगाए थे जहां पर, और यहां पर एडवांस, और इससे पहले भी हमने नीट लेवल के भी न्यूमेरिकल्स लगवाए थे। यहां पर आज सारे आईआईटी के न्यूमेरिकल्स थे। इसे समझना बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे, और इसे नोट भी कर लो, मैं हटाऊं 1 2 3 4 चलो भाई।